वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। हो गया आपका एसएसटी का पेपर। आई विश सबका बेस्ट गया होगा। फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं आपके एसएसटी पेपर को, ताकि आप एक क्विक रिव्यू ले पाए और देख ले कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत। तो चलो शुरू करते हैं। एसएसटी का पेपर आपका जो हुआ है बहुत ज्यादा टफ नहीं आया है, तो चलिए देखते हैं कैसा रहा आपका पेपर। पहला जो खंड था बेटा, आपको एक चीज मैंने ध्यान रखने के लिए कहा था कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको हमेशा सीक्वेंस में करने हैं। तो आई होप आपने वैसे ही किए होंगे। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिए गए सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज टाइप है, यानी कि मल्टीपल चॉइस हैं। पहला क्वेश्चन है, जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई? जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक थी? तो जर्मेनिया जो थी वो किस राष्ट्र के लिए बनाई गई थी? तो जर्मेनिया जर्मनी के लिए बनाई गई थी। जर्मनी, फ्रांस के लिए मैरियाना और जर्मनी के लिए जर्मेनिया। तो विच नेशन डिड जर्मेनिया बिकम एलर्जी? तो जर्मनी इज द राइट आंसर। आई होप आपने सही किया होगा, जर्मनी ही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है? उगते सूर्य, जब सूर्य उगता है तो हमें पता है कि जो भी नया दिन होता है उसकी शुरुआत होती है। तो उगते सूर्य से एक नए युग का सूत्रपात होता है, बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, ठीक है ना। फिर तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आप सबको पता है कि सीवी रमन और जो है वो एक वैज्ञानिक है। मदर टेरेसा जो है वो समाज सेवा करते थे। और अमर्त्य सेन साहित्यकार नहीं बल्कि अर्थशास्त्री हैं। तो वीएस नायपॉल इसका सही आंसर है। वीएस नायपॉल इसका सही आंसर है, ठीक है ना। आई विश आपने बिल्कुल ऐसा ही किया होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा लगे थोड़े अटपटे से हैं कि वो कहाँ से आ गए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में जरूर दिए गए हैं, तभी आए हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती क्या है? झूम खेती क्या है? आप सबको पता है, स्लैश एंड बर्न से रिलेटेड खेती कौन सी है? स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है उसको झूम खेती कहा जाता है। तो ए इसका राइट आंसर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? हमने 1000 बार पढ़ा है, हमने आपको 1000 बार बताया है। तो आपके जो आया है वो लगभग आपका जितना भी हमने पढ़ा रखा है उसी में से आया है। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सी इज द राइट आंसर। रबी की फसलों का युग्म कौन सा है? द रबी क्रॉप पेयर कौन सा है इनमें से? तो गेहूं और जो है वो रबी की फसलें हैं, व्हीट एंड बार्ली, ठीक है ना। तो आपने विश की सही किया होगा सब कुछ, क्योंकि ये सब कुछ हमने पढ़ रखा है बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, बेल्जियम की राजधानी का क्या नाम है? बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम हमने पिछले वीडियो में ही जब हमने डिस्कस किया था तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया, और उसमें अलग से सरकार बनाई गई थी। तो मैंने आपको 10 बार बताया था, बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। क्या नाम है? ब्रुसेल्स, ठीक है ना। तो डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा विषय संविधान में शक्ति वितरण की किसी भी सूची में नहीं है? सूचियां भी मैंने आपको पढ़ा रखी है, तीनों की तीनों सूचियां, और जो सूचियों में नहीं है उनको अवशिष्ट शक्तियों में डाला गया है। तो उसमें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं, क्योंकि विदेशी संबंध, व्यापार, शिक्षा ये सब सूचियों में दिए हुए हैं। सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो उन सूचियों में नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बामसेफ संगठन का संबंध किससे है? तो बामसेफ का पूरा नाम जो है वो इस तरह से है कि जो पिछड़े वर्गों के सरकारी कर्मचारी है उनका संगठन है ये। तो सीधा सीधा अगर आपको नाम पता हो तो आप आराम से पता कर सकते हो कि इसका संबंध सरकारी कर्मचारियों से है। सी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से बामसेफ रिलेट करता है। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? मानव विकास रिपोर्ट किसने जारी की है? एचडीआई जो जारी करती है वही, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। तो ये कितने आसान क्वेश्चन है जो हम कितनी बार, बीसियों बार डिस्कस कर चुके हैं इन सारे क्वेश्चंस को। द्वितीय क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय कौन सा है? उद्योग। द्वितीय क्षेत्र से उद्योग जो है वही, ए जो आपका ऑप्शन है वही बिल्कुल सही है। इंडस्ट्रीज आर रिलेटेड टू द सेकेंडरी सेक्टर। निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ चीप मैन्युफैक्चरिंग? आप सबको पता है सबसे सस्ता इंडस्ट्री वाला जो है सामान किसका मिलता है? तो बिल्कुल सही, चीन से जो है सस्ता विनिर्माण का उदाहरण हम दे सकते हैं। चाइनीज माल जो है वो सस्ते विनिर्माण उद्योग का उदाहरण दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है फिल्म से रिलेटेड। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपको सीक्वेंस को जो है बिल्कुल अच्छे से बनाए रखना है।
तो एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को क्या कहा जाता है? बिल्कुल आपको कितनी बार बताया हुआ है, उनको बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय। तो निगम तो लिखा हुआ ही है, आपको सिर्फ बहुराष्ट्रीय या मल्टीनेशनल यहां फिल करना था। मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, यहाँ मल्टीनेशनल फिल करना था, बाकी तो कॉर्पोरेशन और निगम तो यहाँ लिखा हुआ ही है। जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है, वो संसाधन जिनमें जीवन होता है उनको क्या कहते हैं? उनको जैव संसाधन कहते हैं। जैव और अजैव हमने दो तरह के पढ़े थे, तो ये नोन एज बायोटिक, बायोटिक। नेक्स्ट इज व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव जो नहीं करे उसको क्या कहते हैं? धर्म के आधार पर जो भेदभाव नहीं करे उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, चाहे वो राज्य हो चाहे वो व्यक्ति हो, उसको क्या कहते हैं? उसको धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, यानी कि सेक्युलर, उसको सेक्युलर कहते हैं। किसी भी देश की आय उस देश के किसकी आय है? सभी कौन? सभी कौन? तो सिंपल सी बात है, सभी नागरिकों की आय है, सभी नागरिकों की आय है। ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तृतीय क्षेत्र को और कौन सा क्षेत्र कहते हैं? कितनी बार बताया हुआ? प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि से संबंधित क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योगों से संबंधित, तो तीसरा कौन सा हुआ? सेवा क्षेत्र यानी सर्विस, सर्विस सेक्टर। और में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया। किस चीज में तीव्र उन्नति हुई कि वैश्वीकरण भी बढ़ा? कौन सी चीज में तीव्र उन्नति हुई? वो हुई संचार और यातायात, संचार और यातायात। आप यातायात व संचार भी लिख सकते हो या फिर संचार व यातायात भी लिख सकते हो, यानी कि कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन भी इसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, एक पंक्ति वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कितने सारे क्वेश्चन आते हैं और इस तरह से ये जो सेगमेंट है बहुत थोड़ा थोड़ा लिखना होता है, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इसकी वजह से। मारियाना की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर क्यों लगाई? सार्वजनिक चौकों पर क्यों लगाई गई? ताकि मारियाना जो व्यक्तिकरण किया गया था, पर्सोनिफिकेशन किया गया था, उसके माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जागृत की जा सके। सिंपल सी बात है, राष्ट्रवाद का चैप्टर है तो बस इतना ही लिखना था, ताकि राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जागृत की जा सके। स्टैच्यूज ऑफ मैरियाना वाज इरेक्टेड इन द पब्लिक स्क्वायर्स टू वेक द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन पीपल। ठीक है ना, लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत करने के लिए। किस बीमारी ने 1890 के दशक में 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया? तो इसका सीधा सा जवाब है रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट नाम की जिसको हम पशु प्लेग भी कहते हैं या मवेशियों का प्लेग भी कहते हैं, उसकी वजह से अफ्रीका के जो है 90% मवेशी मर गए थे। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ब्रेटन वुड्स कहाँ है? ब्रेटन वुड्स नाम की जगह यूएसए में है। अगर आपने यूएसए लिखा है तो भी सही है, आपने अमेरिका लिखा है तो भी सही है। ठीक है ना, अमेरिका में है, यूएसए में है। आप यूएसए भी लिख सकते हो, आप अमेरिका भी लिख सकते हो। वनों से प्राप्त होने वाली दो वस्तुएं, अरे कितनी वस्तुएं हम गिना सकते हैं, आपको कोई भी दो नाम लिखने हैं। सबसे पहले तो ईंधन की लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, उसके बाद फल, साथ ही हमें वनों से जो है कई सारी दवाइयां भी प्राप्त होती है जिनको हम औषधियां कहते हैं, औषधियां। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें वनों से प्राप्त होती है। तो आप बहुत सी चीजों के नाम लिख सकते थे, कोई सी भी दो चीजें, आधे आधे नंबर के दो चीजें का नाम लिखने थे और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। टांका क्या है? टांका क्या है? टांका किसको कहते हैं? वर्षा जल संग्रहण के समय जो छत पर से पानी हम एकत्रित करते हैं या जो वर्षा का जल एक बार के लिए टेम्परेरी रूप से जिस जगह पर या जिस गड्ढे में एकत्रित किया जाता है, जिसको पक्का बनाया जाता है, उसको टांका कहा जाता है। ठीक है ना, वर्षा जल संग्रहण के लिए एक गड्ढा बनाया जाता है और उसको पक्का बनाया जाता है, उसको टांका कहा जाता है, जिसमें एक बार के लिए जल को भूमिगत जाने से पहले एक बार के लिए एकत्रित किया जाता है, उसे टांका कहा जाता है। भारत में उगाई जाने वाली दो प्रमुख रेशेदार फसलें, दो ही है दो प्रमुख रेशेदार फसलें, क्या? एक तो कपास और दूसरी जूट।
एक कपास और दूसरी जूट। फर्स्ट इज कॉटन एंड सेकंड इज जूट। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? भारत के 1 साल बाद श्रीलंका आजाद हुआ था, तो 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी प्लस 21, यानी कि टोटल 22 भाषाएं हैं, तो आपको 21 लिखना है। अगर आप 22 लिख के आ गए हो तो आपने गलत किया है, क्योंकि हिंदी समेत 22 भाषाएं हैं, हिंदी के अलावा 21 भाषाएं। देखा, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना था। हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। किसी आंदोलन के राजनीतिक दल के रूप में बदलने का कोई उदाहरण दीजिए। तो असम में आंदोलन हुआ था, विद्यार्थियों का आंदोलन। असम का विद्यार्थियों का आंदोलन था, जो बाद में किस में बदला? जो बाद में असम गण परिषद में बदल गया। असम गण परिषद, असम गण परिषद में बदल गया। आपको कितनी बार मैंने बताया हुआ है जब जब भी ये चैप्टर पढ़ा है। उसके बाद आपके धारणीय विकास से आप क्या समझते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहते हैं? सिंपल सी परिभाषा और 1000 बार बताई गई है। संसाधनों का इस प्रकार यथोचित रूप से उपयोग करना, एक प्लान्ड वे में उनको यूज करना, जिससे आज की जरूरतें भी पूरी हो सके और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उनको बनाए रखा जा सके, वो कहलाता है धारणीय विकास। आपके अनुसार भारत में अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है? भारत में अधिकांश जो जनता है वो कौन से सेक्टर में नियोजित है? भारत में अधिकांश लोग इस समय भी जो है प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित है। प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित है। भारत में अधिकांश लोग नियोजित कहाँ है, मतलब अभी ज्यादा कहाँ काम कर रहे हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में। रेनबेक्सी कंपनी क्या उत्पादन करती है? रेनबेक्सी कंपनी जो है वो दवा का उत्पादन करती है। रेनबेक्सी कंपनी दवा का उत्पादन करने वाली कंपनी है। नेक्स्ट आपके खंड ब या सेक्शन बी जो है, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और रूढ़िवाद क्या है? कंजर्वेटिज्म क्या है? कंजर्वेटिज्म या रूढ़िवाद ऐसी विचारधारा को कहते हैं जिसमें नए विचारों के लिए या नए बदलाव के लिए कोई स्थान नहीं होता। देयर इज नो प्लेस फॉर एनी न्यू चेंजेस, बट दे वांट टू रिटेन ऑल द ओल्ड ट्रेडिशंस। जो हमने देखा था कि यूरोप में जो लोग राजतंत्र को बनाए रखना चाहते थे, जो कहीं भी जनतंत्र के साथ नहीं थे, बिल्कुल भी जो लोग जनतंत्र को लाना नहीं चाहते थे, वो सब रूढ़िवाद कहलाए थे। रूढ़िवाद क्या होता है? रूढ़िवाद का मतलब होता है पुरानी विचारधारा या जो भी पुरानी विचारधारा, या जिसको हम कह सकते हैं व्यवस्था, पुरानी विचारधारा के समर्थक लोग, पुरानी विचारधारा के समर्थक लोग जो कि पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। ना तो वो कहीं भी राजतंत्र के खिलाफ जाना चाहते थे, ना वो जनतंत्र लाना चाहते थे। उसके बाद में खेड़ा जिले के किसान किस कारण लगान चुकाने की हालत में नहीं थे? खेड़ा जिले में जो है आर्थिक समस्याओं के साथ साथ जो है प्राकृतिक समस्याएं भी बहुत आ गई थी, साथ में वहां बीमारी भी फैल गई थी। तो ऐसे में वहां के किसान जो है लगान चुकाने की हालत में बिल्कुल नहीं थे, उनको प्राकृतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ जो अंग्रेज हैं उन पर लगान बढ़ाए ही जा रहे थे, तो ऐसे में किसानों की हालत बहुत खराब हो गई और वो बिल्कुल भी लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। तो उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन किया था। कब किया था? 1917 में, ठीक है ना। खेड़ा जिले का जो है आंदोलन दूसरे नंबर पर है, तो उन्होंने दूसरे नंबर यानी 1917 में आंदोलन किया था। आयात शुल्क क्या है? व्हाट इज टैरिफ? जब विदेशी व्यापार के साथ अंतर्गत आयात पर लगाया गया कर, आयात पर लगाया गया कर, आयात पर लगाया गया कर, जिससे कि घरेलू जो उत्पादन करता है उनको और ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा सके, उनको ऐसी सुविधाएं प्रदान की जा सके कि उनको कंपटीशन कम से कम करना पड़े। तो ऐसे शुल्क को आयात शुल्क या टैरिफ कहा जाता है। समुदाय द्वारा वन संरक्षण को संक्षिप्त में समझाइए। जब हमने चैप्टर पढ़ा था और अभी जब क्वेश्चंस बताए थे तब भी इसके बारे में मैंने आपको 10 बार बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि समुदायों द्वारा जो वन संरक्षण है, जिसको हम जेएमएफ भी कहते हैं,
ठीक है। समुदाय जो मिलकर जो क्या करते हैं, मिलकर वनों का संरक्षण करते हैं, मिलकर समुदाय ऐसे कार्य करते हैं जिनमें भैरवदेव डाकव सेंचुरी का आप उदाहरण दे सकते हो। सारिस्का का जो टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व का आप उदाहरण दे सकते हो कि किस तरह उन्होंने वहां खनन नहीं होने दिया। तो जब जन भागीदारी के साथ साथ वनों का संरक्षण किया जाता है तो उसको समुदायों द्वारा वन संरक्षण कहा जाता है। भारत के जल संसाधन मंत्री के रूप में, कितना ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यदि आपको एक नदी घाटी परियोजना का मसौदा तैयार करने को कहा जाए तो आप किन किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे? सिंपल सी बात है, सबसे पहला ये ध्यान रखेंगे कि वहां की जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी संतुलन है वो ना बिगड़े, पारिस्थितिकी संतुलन ना बिगड़े बिल्कुल भी, वहां का जो प्राकृतिक जो संतुलन है वो बिल्कुल भी खराब ना हो। दूसरा हम ये ध्यान रखेंगे कि वहां की जो जनता है उनका कम से कम डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कि विस्थापन, जंगलों को कम से कम नुकसान पहुंचे, नदी का जो प्राकृतिक बहाव है उसको कम से कम नुकसान पहुंचे। ये सारी चीजें हम ध्यान में रखेंगे। आपको कोई भी 3 पॉइंट लिखने हैं क्योंकि 3 पॉइंट के बाद ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आराम से मार्क्स मिल जाते हैं। तो पारिस्थितिकी संतुलन वहां का ना बिगड़े, जनता का कम से कम विस्थापन हो, प्राकृतिक बहाव जो नदी का है वो प्रभावित ना हो, साथ ही साथ वहां के जंगलों को ज्यादा नुकसान ना हो, लोग इस जो भी ये परियोजना बन रही है उससे ज्यादा फायदा ले सके। इनमें से कोई भी 3 पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो उसमें से टोटल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। कार्बनिक कृषि की व्याख्या कीजिए। ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बहुत सिंपल है, हम सब सुनते हैं आजकल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में। कार्बनिक कृषि क्या होती है? कार्बनिक कृषि का मतलब होता है बिना जो है बिना किसी ऐसे फर्टिलाइजर या बिना पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या बिना कोई केमिकल यूज किए हुए ऐसी खेती करना जो वहां के प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप हो, खाद के रूप में जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका उपयोग किया जाए और किसी भी तरह की उसमें रासायनिक मिलावट ना हो उसमें, तो ऐसी खेती को कार्बनिक कृषि या फिर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहा जाता है। सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। जब मैंने आपको सिविक्स का चैप्टर समझाया था तो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी ये बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल व्यवस्था होती है उस हॉरिजॉन्टल में सरकार के तीनों अंग जो है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये तीनों अंग जो होते हैं वो होते हैं व्यवस्थापिका यानी कि लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका यानी जुडिशरी। ये क्या करते हैं? ये तीनों एक दूसरे को ढंग से काम करने के लिए मजबूर करते हैं। ये कुछ भी गलत करते हैं तो ये तीनों अंग मिलकर एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। तो इसी व्यवस्था को सत्ता पर नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है, जिसको हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघीय व्यवस्था की कोई 2 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। संघीय व्यवस्था में सबसे पहला होता है कि राज्यों को भी अधिकार मिले होते हैं, राज्यों व स्थानीय निकायों को स्वायत्तता होती है, को स्वायत्तता प्राप्त होती है। मतलब वो अपने हिसाब से अपने ढंग से काम कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें शक्तियां भी मिली होती है, उनको आर्थिक आधार भी मिला होता है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि इसमें लिखित संविधान होता है, लिखित संविधान। विकेंद्रीकरण होता है शक्तियों का, सारी की सारा जो बंटवारा शक्तियों का होता है वो लिखा हुआ होता है, सब कुछ स्पष्ट होता है। तो संघीय की तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, 7 विशेषताएं आपको मैंने गिनाई थी, उनमें से कोई भी 2 आप लिख सकते थे। राज्यों स्थानीय निकायों के संबंध में, लिखित संविधान के संबंध में, शक्तियों के विकेंद्रीकरण के संबंध में, या फिर ये कि शक्तियों का जो बंटवारा होता है वो स्पष्ट रूप से लिखित होता है। न्यायपालिका जो होती है उसको संविधान की व्याख्या का अधिकार होता है। ये सब में से कोई भी 2 पॉइंट आपको लिखने थे।
आपके मतानुसार वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह में क्या अंतर है? 100 उदाहरण समझाइए। तो सबसे पहले आपको वर्ग विशेष के हित समूह यानी कि सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप का जो किसी एक वर्ग से संबंधित होता है। पूरे समाज की भलाई या पूरे समाज की अच्छी चीजों के बारे में इसको कोई मतलब नहीं होता। ये सिर्फ अपने वर्ग की भलाई या अपने वर्ग के हितों की रक्षा हेतु सरकार पर दबाव डालता है और अपने ही वर्ग के लिए काम करते हैं। और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप में आप लिख सकते हैं आराम से कि ये बिना किसी वर्ग या फिर बिना किसी ऐसे भेद के पूरी जनता के लिए काम करते हैं और पूरी जनता के ऐसे कामों को करते हैं जिसका लाभ पूरी जनता को मिले। एग्जाम्पल अगर देना हो तो वर्ग विशेष के समूह में आप लिख सकते हैं डॉक्टरों का गुट बना होता है, जो बिजनेस लॉबिस्ट बने होते हैं, या फिर जो मजदूर यूनियन होते हैं, छात्र संगठन होते हैं। और अगर आपको पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप लिखने हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप में ऐसे सारे ग्रुप्स आ सकते हैं, जैसे नेपाल में एसपीए बना था या फेडेकोर बना था या बामसेफ बना था, तो उनको पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप कहा जा सकता है। गैर नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन। ऐसे सभी संसाधन जिनको बनने में जियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो करोड़ों सालों का समय लगता है और जो अब जैसे जैसे काम में लेते हैं वैसे वैसे समाप्त होने की कगार पर हैं, ऐसे सारे संसाधनों को गैर नवीकरणीय, हम जिनको नया नहीं बना सकते, ऐसे सभी संसाधनों को गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सारे खनिज हैं, पेट्रोल है, ऊर्जा, ये जो ऊर्जा संसाधन है वो सभी गैर नवीकरणीय संसाधनों में काउंट किए जा सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, पता नहीं इसको 2 नंबर वाले में क्यों डाला है, लेकिन आपके लिए बहुत फायदे की बात है। प्राथमिक क्षेत्र में आप कृषि का उदाहरण दे सकते हो, आप जो है खनन का उदाहरण दे सकते हो, मछली पालन इसमें आता है, साथ ही पशुपालन इसमें आता है। तो ये सब जो उदाहरण है ये इनमें दिए जा सकते हैं। एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फिशरीज है, साथ ही साथ पशुपालन भी इसी में काउंट किया जा सकता है। तो ये आप उदाहरण दे सकते थे। स्वयं सहायता समूह के कोई 2 लाभ लिखिए। स्वयं सहायता समूह का सबसे बड़ा लाभ तो ये होता है कि समाज के जो निचले तबके होते हैं, समाज के निम्न वर्ग को फायदा, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ होता है उसको बहुत फायदा होता है, उसको लाभ होता है, उसको तुरंत जो है लोन मिल जाता है, वरना कोलेटरल की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्वयं सहायता समूह में कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा, इससे क्या होता है, इससे अनौपचारिक जो क्षेत्र होता है, अनौपचारिक क्षेत्र के संस्थानों से शोषण नहीं होता, शोषित नहीं होना पड़ता, शोषित नहीं होना पड़ता, उनको बहुत ज्यादा ब्याज नहीं देना पड़ता, उनको बहुत ज्यादा जो है नियम कानून नहीं फॉलो करने पड़ते, बल्कि स्वयं सहायता समूह से जो है वो छोटी छोटी जमाएं करते हैं और इनसे जमा भी होते रहते हैं, पैसे डिपॉजिट भी होते रहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे कार्य करती है समझाइए। मैंने आपको 4 तरीके बताए थे। पहला तरीका होता है किसी भी घरेलू कंपनी को खरीदकर, घरेलू कंपनी के साथ मिलकर, या फिर माल खरीदकर, और या फिर ब्रांड बनाकर, अपना ही ब्रांड, एक नया ब्रांड जो है बनाकर। ये 4 तरीके होते हैं जिनके द्वारा मल्टीनेशनल कंपनी जो है कार्य करती है। या तो घरेलू कंपनी को खरीद लेते हैं, या उनके साथ मिलकर काम करते हैं, या उनके माल को खरीद लेते हैं, या फिर अपना ही एक नया ब्रांड बना लेते हैं। तो इस प्रकार मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो कार्य करती है। नेक्स्ट सेगमेंट सी सेक्शन है आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन का। इसमें सब जो भी क्वेश्चन है इनमें ऑप्शंस दिए गए थे। तो अर्नस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है? आपके बहुत बड़ा एनसीईआरटी बुक में इसको नहीं दिया हुआ है, बल्कि एक छोटे से सेगमेंट के रूप में एक बॉक्स में, ब्लॉक में दिया हुआ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बताया भी गया था जब चैप्टर पढ़ाया गया था। तो अर्नस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र जो होता है वो केवल क्षेत्र, सीमा
या लोगों से संबंधित नहीं होता या लोगों से राष्ट्र नहीं बनता। अर्नस्ट रेनन का ये कहना था कि क्षेत्र सीमा या लोगों से नहीं बनता, राष्ट्र किससे बनता है? राष्ट्र बनता है उनके एक होने की भावना से। उनके वननेस, जिनको हम वननेस कहते हैं ना, उसकी वननेस की फीलिंग से राष्ट्र बनता है। तो ये अर्नस्ट रेनन का पूरा आपकी बुक में जो है एक ब्लॉक में दिया हुआ है, पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। आपको उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखना था कि राष्ट्र बनने की शर्तें, केवल राष्ट्र ना होने की शर्तें, ये सब चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट इसमें लिखनी थी। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लग सकता है आपको, तो आई होप कि आपने लगभग सबने ये किया होगा, जिसमें उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं लिखनी थी। उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं में आप आराम से लिख सकते थे कि वो जो हैं वो पूरी तरह से जो राजवंश थे उनके विरोध में थे, वो समाज में तुरंत बदलाव करना चाहते थे, वो सभी लोगों को मताधिकार देना चाहते थे, वो चाहते थे कि लोग जो हैं वो एक राष्ट्रों के एकीकरण के में आगे आए। ये सारी चीजें उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं में आती है कि वो जो है बहुत रेडिकल थे। रेडिकल का मतलब तीव्रवादी, वो बहुत तेजी से इस तरह का विकास करना चाहते थे जिसमें ये सारी चीजें आती है, जिसमें मताधिकार देना, यूनिवर्सल सफरेज का जो है बिल्कुल अच्छे से वो पालन करना चाहते थे। साथ ही स्वतंत्रता, राष्ट्रों का एकीकरण, ये सब जो है उदारवादियों की विशेषताओं के अंतर्गत आपको वर्णन करना था। और मैं आपको बहुत बार कह चुकी हूँ कि ये आरबीएससी का जब भी आप एग्जाम देते हो, खास करके ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का, तो हमेशा हाईलाइटेड पॉइंट्स में आंसर दिया करो बड़े क्वेश्चंस का। समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण जो है वो दो भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। सीधे सीधे में आपको करना क्या था, आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के अंदर आपको इनका अंतर बताना था कि ये होते क्या क्या हैं। बस इन दो का ही वर्णन करना था एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर कि नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, रिन्यूएबल क्या होते हैं। नॉन रिन्यूएबल की भी हमने परिभाषा देखी कि क्या होते हैं, और रिन्यूएबल जिनको हम फिर से नया कर सके या जो हमें नए होके मिल सके, जैसे जल है, साथ ही साथ जिसमें ज्वारीय ऊर्जा आती है, जिसमें तापीय ऊर्जा आती है, जिसमें सौर ऊर्जा आती है, जिसमें वायु ऊर्जा आती है। तो ये सारी जो पवन ऊर्जा वगैरह ये सब नवीकरणीय में आती है। और अनवीकरणीय में जो समाप्त होने वाले हैं वो आएंगे, जैसे कि खनिज हैं, जैसे पेट्रोलियम है, ये सब किस में आएंगे, अनवीकरणीय में आएंगे। फिर मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इसके कारण व संरक्षण के उपाय। एज इट इज क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया है, एज इट इज क्वेश्चन मैंने आपको कहा है कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मृदा अपरदन कहते किसको हैं, जब प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह को अपने स्थान से हटा दिया जाता है, जिसके अंदर ह्यूमस होता है, जिसके अंदर सभी के सभी जो बहुत ज्यादा फर्टिलाइट जो आर्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स, वो सभी होते हैं। जब वो टॉप शीट हट जाती है तो उसको मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन कहते हैं। इसके कारण क्या हो सकते हैं, कारण होते हैं डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की अंधाधुंध कटाई, उसके अलावा कारण हो सकते हैं बाढ़ का आना, उसके अलावा कारण हो सकते हैं अति पशुचारण, उसके अलावा भी और भी बहुत से कारण हैं जो आप बता सकते हैं, जैसे बढ़ता औद्योगिकीकरण, बढ़ता शहरीकरण, ये सभी कारण गिनाए जा सकते हैं। पानी की कमी, वर्षा अधिक, बार बार सूखा पड़ना, और ये सब इसमें कारण बताए जा सकते हैं। संरक्षण के उपाय भी आपको बताए जा चुके हैं, रक्षक मेखला जो पट्टी हम बनाते हैं वो लगा के, या फिर टेरेस फार्मिंग जिसको कहते हैं, टेरेस फार्मिंग करके, सीढ़ीदार खेती करके, पेड़ों की जो खेत होते हैं उनकी मेड़ों पर पेड़ लगाकर, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके, और ये सब करके हम क्या कर सकते हैं, मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन के 3 आयामों की विवेचना कीजिए। सामाजिक विभाजन के 3 आयाम कौन से हैं, एक्सप्लेन द 3 डिटरमाइंट्स ऑफ द सोशल डिवीजन। तो सबसे पहले तो है अतिव्यापी, अंतर्व्यापी और सामाजिक विभाजन जो जिसको हम कह सकते हैं रेशियल, यानी कि सामाजिक विभाजन ऐसे विभाजन जो कि रेशियल होते हैं, यानी जिनको हम कह सकते हैं नृजातीय।
ठीक है ना, विजातीय विभाजन। तो अतिव्यापी विभाजन जो होते हैं वो ऐसे विभाजन होते हैं जब दो विभाजन होते हैं तो उन दोनों विभाजन को ओवरलैप कर लेते हैं, यानी कि एक तरह से तो ऑलरेडी विभाजित है ही है। जैसा मैंने आपको आयरलैंड के अंदर बताया था कि आयरलैंड में क्या है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स जो है बटे हुए थे, लेकिन उनमें भी क्या किया गया, जो कैथोलिक्स थे वो लगभग सारे गरीब थे और ऐसी स्थितियां पैदा कर दी गई जिससे वो सारे के सारे गरीब ही रहे। तो एक तो वो वैसे ही एक दूसरे से बटे हुए अपनी विचारधाराओं की वजह से, और ऊपर से फिर उनको और ज्यादा जो है विभाजित कर दिया गया था। फिर अंतर्व्यापी या क्रॉस कटिंग जो होते हैं, क्रॉस कटिंग क्या होते हैं, क्रॉस कटिंग में होते हैं ऐसे सारे विभाजन जो उसके समाज के अंतर्गत ही व्याप्त रहते हैं और छोटे छोटे, जैसे कई लोग अलग अलग जातियों के हैं लेकिन वो सभी गरीब हैं। तो इस तरह के विभाजन जो है वो क्रॉस कटिंग या अंतर्व्यापी विभाजन कहेंगे। इनकी आपको इसमें व्याख्या करनी थी। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे हुई? सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति होती है जब कभी भी डाइवर्सिटी, हमारी जो डाइवर्सिटी होती है यानी विविधता, हमारी विविधता जब भी डिवीजन का रूप ले लेती है, जब हमारी विविधता जब हमें एक दूसरे से बांटने का कार्य करती है, तब सामाजिक भेदभावों की उत्पत्ति होती है। सामाजिक भेदभावों की उत्पत्ति तब होती है जब कोई एक कारण जो है वो दूसरे कारण पर हावी हो जाए, यानी कि जब एक विभाजन दूसरे विभाजन पर हावी हो जाता है। ये सारे कारण आपको लिखने थे कि किस तरह से सामाजिक जो भेदभाव है वो विविधता से ही उत्पन्न होता है। हालांकि सामाजिक विविधता कभी भी भेदभाव उत्पन्न नहीं करती है, लेकिन सामाजिक भेदभाव जो है वो हमेशा ही गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों से आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है? 3 का उल्लेख कीजिए। बैंकों से सबसे पहली सुविधा प्राप्त होती है कि हमारी जो जमाएं हैं उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। जमाओं को सुरक्षित रखना, ये मैं सिर्फ पॉइंट लिख रही हूं, आपको इनका वर्णन करना था इसमें। जमाओं को सुरक्षित रखना। दूसरा, लोन देना या कर्ज देना, लोन देना या कर्ज देना। और तीसरा, बैंकों का काम होता है लॉकर सुविधा उपलब्ध करवाना। लॉकर सुविधा उपलब्ध करवाना। तो आप और भी कई सारे काम जो है वो बैंकों के आप दिए जा सकते हैं। जैसे बैंक जो होते हैं वो जमाओं को सुरक्षित लोन रख देने और लॉकर के अलावा भी जो बैंक है वो हमारे देश के जो विनिर्माण उद्योग है, जो हमारे देश का जो हमारे आधारभूत संरचनात्मक उद्योग है, वहां पर भी बैंकों का योगदान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये 3 जो है कॉमन इंडिविजुअल के लिए, सामान्य नागरिकों के लिए बैंकों द्वारा दी गई सुविधाएं हैं। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत है? अपने मत की विवेचना कीजिए। क्या आप इस कथन से सहमत है? हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं। यस, वी आर एग्री विद दिस स्टेटमेंट। क्योंकि बैंक अपनी जितनी भी जमा राशि होती है उसका सिर्फ 15% जो है वो नगद लेन देन के लिए अपने पास रखते हैं, बाकी सारी की सारी राशि को लोन के रूप में दे देते हैं। ये 15% इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जो जमा राशि आती है, जिसने भी जमा राशि करवाई है उसको जब भी जरूरत पड़े वो बैंक से निकाल सकता है नगद के रूप में, और बाकी की बैंक में पड़ी रहती है। साथ ही जो जमा करवाते हैं उनको कुछ ब्याज के रूप में भी दिया जाता है, उनको उनकी राशि पर ब्याज दिया जाता है, तो वो जल्दी से अपनी राशि निकालेंगे नहीं, बल्कि वो ब्याज के लिए वहीं रखेंगे। वहीं ऋण देने के लिए बैंक जो है अधिक ब्याज पर वो ऋण देता है। तो इससे एक फायदा ये भी होता है बैंक को कि ये जो ब्याज का सरप्लस है, इस सरप्लस को बैंक अपनी इनकम के रूप में यूज करते हैं। तो हम इस कथन से पूरी तरह से सहमत है कि बैंक अपने जमा राशियों का एक बड़ा भाग जो है वो ऋण के रूप में दे देते हैं ताकि बैंक को खुद को इनकम होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान शहरों की गतिविधि का वर्णन कीजिए। क्या क्वेश्चन है जो आपको 15 बार मैंने कहा हुआ है कि आएगा ही आएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान शहरों में क्या क्या गतिविधि हुई थी? सबसे पहले तो जो है सरकार से असहयोग। सरकार से असहयोग कैसे किया गया? सरकार से असहयोग के लिए सभी सरकारी जो नौकर थे उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया, स्टूडेंट्स ने स्कूलों का बहिष्कार किया, सबने स्कूलों इन सब चीजों का बहिष्कार किया। दूसरा क्या किया गया? विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार।
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तीसरा, शराब की दुकानों पर तालाबंदी। शराब की दुकानों पर पिकेटिंग कर दी गई, तालाबंदी। उसके बाद जो है विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। खादी को प्रोत्साहन दिया गया। खादी को प्रोत्साहन। ज्यादा से ज्यादा जो आम आदमी है वो पहली बार किसी देश के जो है किसी एक मूवमेंट में इस तरह से शामिल हुआ था। तो ये 5-6 पॉइंट अगर आप पूरे डिस्क्राइब करके लिखते हो तो इसमें से एक भी नंबर कटने के चांस नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें ये सब कार्य किए गए, शहरों में किए गए थे, गाँव में अलग थे और बागानों में अलग थे, वो अलग तरीके से डिस्क्राइब किए गए हैं। शहरों में ये कार्य किए गए, इनको आपको हाईलाइट पॉइंट बना के और डिस्क्राइब करना था। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए क्या क्या काम किए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको बहुत बार बताया हुआ है। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, 1930 में उन्होंने जो दलित थे उनको हरिजन नाम दिया। हरिजन का मतलब होता है भगवान के पुत्र या भगवान के इंसान। और दूसरा उसमें उन्होंने क्या किया, हरिजन विकास संघ की जो है स्थापना की थी। हरिजन विकास संघ की स्थापना की थी 1932 में। उसके बाद में तीसरा उन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने समाज में हरिजनों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अवेयरनेस या जिसको जागरूकता कहते हैं, जागरूकता फैलाने की बहुत कोशिश की। और इसके तहत उन्होंने ऐसे कार्यक्रम चलाए जिसमें मंदिरों और जो सामुदायिक तालाब वगैरह थे वहां पर हरिजनों का आना जाना उन्होंने कॉमन या सामान्य रूप से बनाने की बात कही थी। तो ये 3 कार्य ऐसे थे। और साथ ही साथ पूना पैक्ट भी गांधी जी ने अम्बेडकर के साथ मिलकर साइन किया जिसमें हरिजनों को पहली बार रिजर्वेशन देने की बात की गई। तो ये महात्मा गांधी द्वारा किए गए ऐसे कार्य थे जो अस्पृश्यता उन्मूलन के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुए। धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, कोई 4 प्रावधान बताइए। आपको मैंने कितनी बार बता रखे हैं ये प्रावधान। पहला आप लिखेंगे, भारत का कोई राजधर्म नहीं। राजधर्म नहीं, भारत का कोई राजधर्म नहीं है, ये सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सरकार द्वारा धर्म में दखल अंदाजी नहीं। उसके अलावा तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है, यानी कि अनुच्छेद 29-30, अनुच्छेद 29-30 के अनुसार जहां हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं या किसी भी धर्म की पालन कर सकते हैं, चाहे हमारा जन्म किसी भी धर्म में हुआ हो, हम किसी भी धर्म में जा सकते हैं, अपना सकते हैं, ये भी हमारे संविधान में ही है। और उसके अलावा सभी धर्मों को समान महत्व। भारत में महिलाओं की स्थिति अभी भी पुरुषों से पीछे है, क्यों? कोई 4 कारण स्पष्ट कीजिए। सबसे पहला कारण शिक्षा, दूसरा कारण है रूढ़िवादिता, तीसरा कारण है पितृसत्तात्मकता, और चौथा कारण है लैंगिक विभाजन। पांचवा कारण जो है वो बताया जा सकता है जागरूकता का अभाव। चार ही बताने हैं, वर्णन 4 का ही करना है। आपको मैंने 5 बता दिया, आपने अगर इनमें से कोई भी 4 कारण लिख दिए तो बिल्कुल सही है। लैक ऑफ एजुकेशन इज रीजन बिहाइंड इट। फिर बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है हमारी सोसाइटी।
पेट्रियार्कियल है हमारी सोसाइटी, उसके साथ साथ जो जेंडर डिवीजन किया गया है कि औरत को यही काम करना है, आदमी को यही काम करना है, ये भी एक बड़ा रीजन है। और साथ ही साथ अवेयरनेस का बहुत अभाव है हमारी सोसाइटी में। इसके बाद देखते हैं कि भारत के नक्शे में आपको ये स्थान फिल करने हैं। तो सबसे पहले जो पहला, इसके भी ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहले ऑप्शन में 4 स्थान है, जिसमें है अजमेर। अजमेर कहाँ है? अजमेर राजस्थान में है। फिर है गया, बिहार में है। दुर्ग कहाँ है? दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। फिर है नेल्लोर, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। तो अजमेर जो है राजस्थान के लगभग मध्य में है, यहाँ है अजमेर। फिर गया जो है वो बिहार के लगभग निचले हिस्से में है, यानी यहाँ के करीब आप गया लिख सकते थे। वैसे अगर आप 30% अराउंड लिखते हैं तो भी वो आपका सही माना जाएगा। तो मैंने आपको उसका एक तरीका बताया था कि आपको इस तरह से पॉइंट नहीं लगाकर आपको उस स्थान पर उसका नाम लिख देना है, तो वो 30% अराउंड माना जाएगा। दुर्ग जो है वो छत्तीसगढ़ में है, दुर्ग जो लगभग इस स्थान पर है, दुर्ग। फिर नेल्लोर, नेल्लोर यहाँ है नेल्लोर, ठीक है। तो ये चारों स्थान। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन मैप वाला, जिसमें नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, रावतभाटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, और कलपक्कम तमिलनाडु में है। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको जब मैप समझाए थे तभी मैंने आपको कहा था कि आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कौन सी जगह कौन से स्टेट में आए हैं। और ये जो सारी जगह हैं आपके पेपर में आई है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे मैप वाले वीडियोस में। एक गया को छोड़ के, आई गेस गया भी हमने डिस्कस किया है, लेकिन एक गया को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी जगह पर है। तो अगर आपने वो ध्यान से देखा है तो आपके ये 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स जो है बिल्कुल पक्के हैं। नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के इस स्थान पर नरोरा है। रावतभाटा जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, इसलिए रावतभाटा आपको यहां लिखना है। तो आप आराम से जो है बिना कंफ्यूज हुए या 30% अराउंड करके और यहाँ आराम से टिक कर सकते हो। एक प्रॉपर प्लेस आपको टिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है। तारापुर एक संयंत्र है, विद्युत संयंत्र है, और महाराष्ट्र के जो है कोस्टल इलाके में है। तारापुर बंबई के ऊपर है तारापुर स्थित। और उसके बाद में कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में है, और यहाँ है कलपक्कम। ठीक है। तो ये हमने सॉल्व किया है आपका एसएसटी का जो बोर्ड का पेपर है। आई गेस कि आपने बेस्ट ही किया होगा, और आई विश कि आप सबके 80 आउट ऑफ 80 आए। तो जैसे ही आपके रिजल्ट आएगा आप हमें जरूर बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। अभी हमें आप जरूर बताइए कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं या कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। ठीक है, तो जल्दी ही मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक्स के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू।